स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग घटना सार का जो पोस्टमार्टम चल रहा है उसके अंतर्गत आज 5वां लेक्चर होगा घटना सार का, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हैं 1 जनवरी से 15 नवंबर तक उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, पीछे 4 लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक उत्तर प्रदेश स्पेशल संपूर्ण उत्तर प्रदेश 2 घंटे में पढ़ाया गया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप भूगोल संपूर्ण भूगोल का लेक्चर, संपूर्ण भारत के भूगोल का लेक्चर नहीं देखें तो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं कि प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर क्विज़ दिए जा रहे हैं। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर करंट अफेयर के क्विज़ दिए जा रहे हैं और वहां पर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसको आप लोग पार्टिसिपेट करिए उसमें, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हो गया है। इसके साथ ही मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर बन गया है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला क्षेत्र में इसमें ऐड किया गया है। श्रीनगर के अलावा जयपुर को भी शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो वर्तमान में भारत के कितने शहर हो गए हैं? 6। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर है जो यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल नहीं हुआ है। इस प्रकार से इसके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2021 जारी की गई है। एडेलगिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2021 3 नवंबर 2021 को जारी किया गया। इस सूची में विप्रो कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष हैं अजीम प्रेमजी। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान देकर दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। लगभग 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन वो दान करते हैं। तो 2020-21 में अजीम प्रेमजी नंबर 1 पर हैं भारत में, दूसरे नंबर पे शिव नाडर हैं, तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है जो सिर्फ 577 करोड़ रुपए दान करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहली बार आम भारतीय ईसाई को संत की उपाधि वेटिकन सिटी एक देश है, सबसे छोटा देश है विश्व का। वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी में जन्मे देवा सहायम पिल्लई को संत की उपाधि देने की हाल ही में घोषणा की है। देवा सहायम पिल्लई को संत की उपाधि देने की हाल ही में घोषणा की गई। ये कहाँ के हैं? कन्याकुमारी के वेटिकन सिटी में इनको दिया जाएगा संत की उपाधि। आगे है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बनी है। जबकि IMS से प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस यह पहली है, ये दक्षिण रेलवे की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों, कोयला ब्लॉक जैसे देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नक्शा जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। याद रखिएगा, मानचित्र को संयुक्त रूप से डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉक्टर VK सारस्वत सदस्य नीति आयोग और श्री अमिताभ कांत CEO नीति आयोग, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली प्राप्त करने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्ति वाला पहला राज्य बन गया। प्रत्येक घर को 100% और बिजली प्राप्त कराने वाला ये गोवा राज्य बन चुका है, गोवा, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अलावा गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड-19 टीका की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है, ठीक है। उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक मतलब सुगंधित उद्यान, सुगंधित गार्डन मिला है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर बना है एरोमेटिक गार्डन?
तो वो है उत्तराखंड के नैनीताल में। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच विकास संबंधी समझौता हुआ है, जम्मू कश्मीर सरकार और दुबई के बीच में। ठीक है, तो किसी मुस्लिम देश द्वारा श्रीनगर में निवेश के लिए किया गया यह समझौता भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर बना 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला ज़िला 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला ज़िला बन गया है। ठीक है, 100% योग आबादी कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। यह सूचना हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साझा की। यहाँ तक कि ये देखिए, सभी योग लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी को 18 साल से ऊपर जो लोग हैं का टीकाकरण करवा लिया है। राज्य में सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि अर्जित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और किन्नौर जिला देश का पहला जिला बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए वाइल्ड लाइफ डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ पर बनी है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में क्या है? भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रयोगशालाएँ और हैं, वो कौन सी है? वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में हैं। कहाँ पे हैं? देहरादून और हैदराबाद में। और ये तीसरी जो है नागपुर महाराष्ट्र में है, लेकिन ये राज्य सरकार के स्वामित्व में है। जबकि नागपुर में लॉन्च की गई प्रयोगशाला भारत में पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का प्रयोग करने वाला पहला शहर बन गया। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गौदोलिया तक यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोलिविया और मेक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा शहर हो जाएगा। कौन सा होगा? बोलिविया और मेक्सिको के बाद दुनिया का तीसरा शहर होगा, बोलिविया और मेक्सिको के बाद। आगे बढ़ते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा असम सरकार के कोकिलाबारी सीड फार्म को संरक्षित घोषित करने का अनुरोध किया गया है। किसको? कोकिलाबारी सीड फार्म कहाँ का है? असम का है। इसको IUCN ने कहा है कि इसको संरक्षित करिए। ठीक है, क्यों संरक्षित करने के लिए कहा है? इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बंगाल फ्लोरिकन पाए जाते हैं, जिसको IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा दिया है। ऐसा क्यों कह रहा है IUCN? क्योंकि यहाँ पर राज्य सरकार ने एक विश्वविद्यालय गठित करने के साथ विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसलिए IUCN ने कहा है कि इसको संरक्षित घोषित करिए और यहाँ पर कोई कार्य मत करिए, क्योंकि यहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन पाए जाते हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, अति संकटापन्न स्थिति में है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 WPA 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया गया है। किसको? बंगाल फ्लोरिकन को। ठीक है, यह अपने मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, कोकिलाबारी सीड फार्म कहाँ पर है? असम में। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? गोवा में बन रहा है। गोवा में एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2016 में फेनी को गोवा का हेरिटेज ड्रिंक भी घोषित किया गया था। फेनी ड्रिंक 2 तरह की होती है, एक काजू फेनी, एक नारियल फेनी। एक काजू फेनी और एक नारियल फेनी। तो गोवा कभी अगर जाना होगा आपका तो काजू फेनी या नारियल फेनी का आप टेस्ट जरूर करिएगा इसको। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग समाधान ऐप विकसित किया है। कौन विकसित किया? तेलंगाना सरकार ने। डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। डेनमार्क के प्रधानमंत्री 9 से 11 अक्टूबर के बीच भारत की यात्रा पर थी। उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। क्या नाम है? मेटे फ्रेडरिक्सन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया
ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों में राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 20 सितंबर 2021 को जारी किया है। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर है गुजरात, नंबर 2 पर है केरल, नंबर 3 पर है तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पर गोवा है। खाद्य सुरक्षा में गुजरात नंबर 1 पर, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, गुजरात बड़े राज्यों में, गोवा बड़े राज्यों में और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर हैं। आगे बढ़ते हैं। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस बार इंडिया, इसका जो क्या था, इंडिया की अध्यक्षता में हुआ था। इंडिया की अध्यक्षता में अगली साल होगा। ये इस प्रकार से चलता, BRICS। इंडिया इस बार इसकी अध्यक्षता कर रहा था, तो अगली बार करेगा चाइना, उसके बाद करेगा दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो 9 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुनिया के 5 बड़े देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स के 13वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। 13वां शिखर सम्मेलन था, याद रखिएगा, 13वां शिखर सम्मेलन था। तो इसमें जो है कि शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली घोषणा पत्र के स्वीकार के साथ हुआ। अब क्वेश्चन बन सकता है कि नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स की समिट से संबंधित है, जो 13वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हुआ। इससे पहले भारत ने 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। 2012 और 2016 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ये तीसरी बार भारत ने अध्यक्षता किया है, तीसरी बार भारत ने अध्यक्षता की है। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता थी, तो यह दूसरी बार था कि नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार अध्यक्षता की। उन्होंने इससे पहले 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। ओके, याद रखिएगा। भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग कहाँ पर है? कश्मीरी गेट मेट्रो, नई दिल्ली। कश्मीरी गेट मेट्रो फास्टैग आधारित है पार्किंग। कैटली सिक्किम की राज्य मछली घोषित, सिक्किम की राज्य मछली घोषित हो गई। कैटली सिक्किम सरकार ने कूपर महसीर स्थानीय नाम है, कैटली को सितंबर 2021 में राज्य की मछली घोषित किया है। क्या नाम है? कैटली कूपर महसीर। मणिपुर के 2 प्रसिद्ध उत्पाद हैं, हाथी मिर्च और मैंड्रीन ऑरेंज। हाथी मिर्च जो मणिपुर में होती है, मणिपुर में, और तामेंगलोंग मैंड्रीन ऑरेंज। हाथी मिर्च और तामेंगलोंग मैंड्रीन ऑरेंज को GI टैग मिला है। हाथी मिर्च की बात करें तो हाथी मिर्च एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है और इसमें उच्च कैल्शियम और विटामिन C का स्तर होता है, मतलब ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन C इसमें पाया जाता है। तामेंगलोंग ऑरेंज की बात करें तो इस फल का स्वाद मीठा और खट्टा होता है। ये संतरे तामेंगलोंग की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। देश के 2 समुद्र तट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। देश के 2 समुद्र तट कोवलन और ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। कोवलन और ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र देता कौन है? डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन देता है। आप लोग कमेंट करिएगा डेनमार्क की राजधानी क्या है। ओके, तो डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इसको जारी करता है, इसको देता है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देता है। अभी तमिलनाडु के कोवलन और पुडुचेरी के ईडन, तमिलनाडु के कोवलन और पुडुचेरी के ईडन को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले तटों की संख्या 10 हो गई है। इन आगे वाले पिछले जो 8 तट कहाँ के हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि सुमेलित करने के लिए पूछ सकते हैं किस राज्य में है, किस केंद्र शासित प्रदेश का तट है। तो शिवराजपुर है गुजरात का, घोघला दीव का है, कासरगोड और पदुब्रीदी कर्नाटक का है, कप्पड़ केरल का है, रसीकोंडा आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन उड़ीसा का है, राधानगर याद रखिएगा, राधानगर अंडमान और निकोबार द्वीप का है, राधानगर अंडमान और निकोबार का है। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी कौन करता है? डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, और कोवलन और ईडन को दिया गया है अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाले तटों की संख्या 10 हो गई है। ये तट बाकी हैं, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट, एक सेकेंड, रुक जाइए। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ पे? जमशेदपुर में।
टाटा स्टील ने झारखंड के जमशेदपुर वर्क्स जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट की शुरुआत की है। ये प्लांट किया जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। और पहली स्टील कंपनी बन गई, कौन सी स्टील? टाटा स्टील। उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, उत्तराखंड में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा तो उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर। ठीक है। और ये हर्बल पार्क जो है विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उसके प्रसार और आवासीय पारिस्थितिकी का शोध करना, इसीलिए इसको हर्बल पार्क घोषित किया गया है। यही मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती हुई सोलर पीवी परियोजना एनटीपीसी ने, कौन? एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली की भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है। हिम तेंदुआ लद्दाख का राज्य पशु तथा क्रेन राज्य पक्षी घोषित। हिम तेंदुआ लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु और क्रेन राज्य पक्षी घोषित हो गया है। तो हिम तेंदुआ पैंथर यूनिका को नया राज्य पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज्य पक्षी घोषित किया गया है। तो आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है और राजकीय पक्षी क्या है, कमेंट करिएगा। भारत में लद्दाख में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क की बात करें, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर की बात करें, दोनों लद्दाख में है। पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित इस सड़क की ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है, जो दुनिया में सबसे ऊंची है। 52 किलोमीटर लंबी है। इसके पहले बोलिविया देश, दक्षिण अमेरिका का देश बोलिविया देश, वहाँ पर सबसे ऊंची सड़क थी जो 18,953 फीट की थी। ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर है। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर एक झील है, उसको आप लोग कमेंट करिएगा उस झील का नाम क्या है। सबसे ऊँची नौकागम्य झील है, कमेंट करिएगा। लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मूवी थिएटर लद्दाख में है। ओके। देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ पर बना है? अनाज एटीएम कहाँ पर? गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में। गुरुग्राम हरियाणा के गुरुग्राम के फर्रुख नगर में स्थापित किया गया है देश का पहला कौन सा एटीएम? अनाज एटीएम। कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क, कच्छ के रण, गुजरात के कच्छ के रण में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन बनाया है? एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की 100% सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड वहाँ पर बनाएगी। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीड जीन बैंक, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीड जीन बैंक। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक, तो पहला कौन सा है? जापान के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। तो पहला सबसे बड़ा जीन बैंक जापान में है, यह दूसरा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक पूसा नई दिल्ली में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवीनीकृत अत्याधुनिक राष्ट्रीय सीड बैंक स्थापित किया गया है। जीन बैंकों में बीजों के जर्म प्लाज्मा को -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वर्षों तक रखने की क्षमता है। इसमें 10 लाख जर्म प्लाज्मा को संरक्षित रखा जा सकता है। चलिए, मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, मथुरा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा IOC के द्वारा मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा है। हैदराबाद में भारत का पहला उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ पर? हैदराबाद में। कौन बना रहा है? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अनुसंधान एवं विकास केंद्र हैदराबाद में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया गया था, जिसने नीति आयोग, PMO भारत सरकार और कोयला मंत्रालय के पहल पर 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। विश्व के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट 45वें स्थान पर है। विश्व के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में तो दिल्ली का कौन से नंबर पे स्थान है? IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। ये 45वां स्थान पाया है विश्व के 50 श्रेष्ठ हवाई अड्डों में। कौन ये रैंकिंग निकाला है? तो स्काईट्रैक्स ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग में सुधार करते हुए इसे विश्व के 50 एयरपोर्ट में स्थान दिया गया है और 45वां स्थान है। तो विश्व का नंबर 1 पर कौन सा है? दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोहा किस देश की राजधानी है? क्या कतर की राजधानी है?
टोक्यो दूसरे नंबर पे, चांगी सिंगापुर का तीसरे नंबर पर, याद रखिएगा। प्राण पोर्टल का शुभारंभ किया गया केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्राण नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। क्या है? पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज़। कहाँ पर लॉन्च किए हैं? मतलब ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थापित भारत का पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर भी देश को समर्पित किया। पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर भी देश को समर्पित किया है। याद रखिएगा, आनंद विहार में स्थापित है नई दिल्ली में पहला कार्यात्मक स्मार्ट टावर। इसके अलावा चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर, सबसे ऊंचा बात करेंगे तो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहला स्मॉग टावर देश को समर्पित किया कहाँ पे? आनंद विहार में। ये एयर प्यूरीफायर है, ये स्मॉग टावर है। ओके, चलिए प्राण पोर्टल याद रखिएगा। आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन, आईआईटी हैदराबाद में जैव ईंट आधारित भवन बनाया। जैव मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उनसे बनाया गया है। भारत सरकार का पहला डुगोंग होता है, डुगोंग सी काऊ बोलते हैं, समुद्र की गाय बोलते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है इस पर। तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु राज्य सरकार ने पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश है जिसने प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला। प्लास्टिक पैक्ट किसके साथ किया है? इंडिया ने यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और ब्रिटेन के साथ हुआ था प्लास्टिक पैक्ट। यहाँ पर भालिया गेहूँ न्यूज में था। गुजरात से केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया। भालिया किस्म के गेहूँ की पहली खेप गुजरात से कहाँ पर भेजा गया? केन्या और श्रीलंका में भेजा गया। ये गुजरात का है। इसको जीआई टैग 2011 में ही प्रदान किया गया था। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और यह स्वाद में मीठा होता है। भालिया गेहूँ, ठीक है। यह फसल मुख्य तौर पर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा भालिया गेहूँ कहाँ का है? गुजरात का है। कहाँ पर भेजा गया अभी पहली खेप? तो केन्या और श्रीलंका में। जीआई टैग भी उसको प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री द्वारा की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं। क्या घोषणा की गई? इसमें विद्या प्रवेश गांव में प्ले स्कूल खोलने के लिए विद्या प्रवेश। निष्ठा 2.0 क्या है? शिक्षकों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए, सांकेतिक भाषा को विषयों का दर्जा देने के लिए, साथ ही साथ 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन बन सकता है कि 5 भारतीय भाषाएं कौन सी हैं जिसमें इंजीनियरिंग की बात की गई है? तो हिंदी है, तमिल है, तेलुगु। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात की गई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी अब इन भाषाओं में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि काकती रुद्रेश्वर मंदिर तथा धौलावीरा यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो गए हैं। काकती रुद्रेश्वर मंदिर। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या 40 हो गई है। इनमें से 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, कल्चरल स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं, एक मिश्रित स्थल है। वह मिश्रित स्थल, मिक्स्ड स्थल जो है वह कौन सा है? ये आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि पूरे विश्व में 58 स्थल ऐसे हैं, 58 स्थल सर्वाधिक स्थल यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल 58 स्थल सर्वाधिक किस देश के हैं? इटली के हैं। नंबर 2 पर है 56 स्थल चाइना के हैं, जर्मनी के 51, स्पेन व फ्रांस के 49 और भारत के 40 स्थल। सर्वाधिक स्थल इटली के हैं, 56 स्थल चीन के हैं, जर्मनी के 51 है, स्पेन और फ्रांस के 49 हैं, भारत के 40 स्थल हैं। तो यहाँ पर काकती रुद्रेश्वर मंदिर को 39वां स्थान दिया गया और 40वां स्थान दिया गया किसको? धौलावीरा को। तेलंगाना में काकती रुद्रेश्वर मंदिर है।
इसको देख लेते हैं। तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासन के दौरान निर्मित तथा भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रिचारला रुद्र द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत का 39वां विश्व धरोहर के साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े व सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक धौलावीरा को भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को ने 27 जुलाई 2021 को शामिल किया। ओके, तेलंगाना का है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और गुजरात का है धौलावीरा। तो आप बताइएगा धौलावीरा की खोज किसने किया था, उसका उत्खनन कौन करवाया था? धौलावीरा। ओके, कमेंट करिएगा। 4 नए भारतीय राज्य स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो इसके साथ ही 4 और दर्जा दिया गया तो कितने हो गए? 46 हो गए। भिंडावास, हरियाणा के भिंडावास और सुल्तानपुर को दिया गया। गुजरात के थोल और बाधाना को दिया गया। तो टोटल संख्या भारत में रामसर साइट्स की 46 हो गई है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 8 रामसर स्थल हैं, 8 हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो उत्तर प्रदेश के 8 स्थल हैं जो रामसर साइट में, वो कौन कौन से ज़िले में हैं, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ज़रूर। उत्तराखंड भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम का ये ऐप है, इसको जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐप है जो भूकंप के दौरान दुर्भाग्यवश फंस गए लोगों का स्थान रिकॉर्ड करता है और आपदा सहायता प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम का रायमोना रिजर्व राज्य का छठा तथा देहिंग पटकाई 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। तो काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा के बाद कौन सा और रायमोना रिजर्व छठा, देहिंग पटकाई 7वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित हुए हैं। तो इसके साथ ही आसाम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं? 7 हो गए। और वहीं यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। और असम दूसरा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 2021 से किया गया है। कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2023 तक। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। आज़ादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। याद रखिएगा डेट, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 12 मार्च से क्यों शुरू किया गया? क्योंकि पहले तो जान लीजिए कि 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 12 मार्च को ही महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च 1930 को। ओके, और इंडिया #75 वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, इंडिया #75। सिक्किम में भारतीय सेना का पहला सोलर प्लांट है। उत्तर सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया है। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। वैनेडियम आधारित। इसे आईआईटी मुंबई का सहयोग भी मिला था इस प्लांट को बनाने में। वैनेडियम की खोज भारत में सर्वप्रथम जनवरी 2021 में अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ पर की गई? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। यूपीएससी क्वेश्चन इस पर रखा था ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड। तो हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई। इसके साथ ही इस वर्ष हैदराबाद ने दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह सम्मान अर्जित किया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा इसको। कौन जारी करता है? फाओ प्लस आर्बर डे फाउंडेशन। तो हैदराबाद को यह दर्जा दिया गया है। महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान। महिला एयर इंडिया पायलट टीम की सबसे लंबी सीधी उड़ान कहाँ से कहाँ तक? सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुँचा। कब? 11 जनवरी को। इसकी कप्तान कौन थी? जोया अग्रवाल थी।
कहाँ से आया? सैन फ्रांसिस्को से। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोया अग्रवाल इसकी कप्तान थी इस पूरे दल की। ओके। 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई। 6 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य हैं? लाइट हाउस परियोजना क्या है? लाइट हाउस, लाइट मतलब हल्का, मतलब इस प्रकार के घर बनाए जाएंगे जो हल्के हों। ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा जो अभी ट्रेडिशनल मटेरियल जो चल रहे हैं कि ईंट वगैरह, तो इसके जगह पे कुछ और मटेरियल यूज किया जाएगा और आसानी से बहुत जल्दी घर बनाए जाएंगे। कहाँ पर ये परियोजना शुरू की गई है? तो 1 जनवरी को इसकी शुरुआत की गई थी। किन किन 6 जगहों को चुना गया है? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा कि लाइट हाउस परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में या किस जगह पर नहीं शुरू की गई है? तो याद रखिए इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी है, क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये रहे राष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे, और आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का लेक्चर आज हो सकता है या फिर कल मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आप मान के चलिए कि आपने 80% करंट अफेयर कवर कर चुके हैं आप। और करंट अफेयर के क्विज प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको कराए जा रहे हैं, उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करिए और बहुत फ़ायदा होगा आपको। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।